हमारे साथ हैं चिंतक और विचारक के.एन. गोविंदाचार्य जी साक्षात। गोविंदाचार्य जी, अब आज भी बैठकें हो रही हैं, आरएसएस, बीजेपी, ये किस तरह की चुनावी खिचड़ी पक रही है? इस बार क्या चुनाव फिर राम मंदिर पे लड़ा जा सकता है? मुझे तो कोई जानकारी ऐसी है नहीं। और जो खिचड़ी पकने की बात है उसमें भी अतिरंजना है। संघ का उस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट होता नहीं। जो चुनाव के बारे में सोचना होगा वो बीजेपी के लोग सोचेंगे। संघ कुछ नहीं बताएगा? संघ इस विषय में कुछ नहीं बताता। संघ मोटे तौर पर कभी विचारधारा का विषय या कभी एक स्वयंसेवक के नाते जीवन मूल्यों का विषय, ये नहीं कि भाई राम मंदिर जो है वो राम मंदिर पे चुनाव लड़ा जाए ना। ये सब जो आप लोगों के मन में जो धारणा रहती है कि संघ परिवार के फंक्शनिंग के बारे में, उसमें ये अतिरंजना है। हर संगठन स्वयं पूर्ण स्वावलंबी हो, राष्ट्रीय विषयों के बारे में एक सहयोग की मुद्रा में रहे। ये इसलिए भी तो होगा ना कि जब गडकरी जी दोबारा नहीं बन पाए तो तब तो बिल्कुल साफ दिखा कि संघ चाह रहा था कि बने। उल्टा था। अगर संघ सच में कहूँ चाहता होता तो नितिन गडकरी संगठन का चुनाव करवाते, तो मालूम पड़ जाता कौन खड़ा होता और क्या होता हश्र किसका। इसलिए यह स्वयं इस बात का प्रमाण है, नितिन गडकरी अध्यक्ष नहीं रहे, उन्होंने खुद कहा कि मैं नहीं रहूंगा। यह संघ की उस विषय पर निर्लिप्तता का प्रमाण हुआ। आप कह रहे हैं कि कोई हस्तक्षेप ही नहीं था बिल्कुल इस बात में? इस विषय में कोई हस्तक्षेप नहीं था। और इस विषय में भी नहीं है कि प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार कौन हो? बीजेपी? इस विषय पर यह अंततः बीजेपी को तय करना पड़ेगा। बीजेपी के कुछ प्रमुख लोग अगर संघ के किसी से जाकर पूछेंगे इस विषय में आपकी कोई सलाह है क्या, ये भी कभी संभव है, हमेशा नहीं कि वो सलाह दें, लेकिन वो सलाह मान्य हो या ना हो, इसमें कोई गिला शिकवा नहीं होता। क्यों? क्योंकि संघ की अपनी मान्यता है। दो बात, एक टू गाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, वन हैज टू ब्रीथ द ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा मैन एट द स्पॉट इज द बेस्ट जज ऑफ द सिचुएशन। राजनाथ सिंह जी बीजेपी अध्यक्ष संघ की वजह से नहीं बने, संघ के समर्थन की वजह से नहीं बने ना। यहाँ पर ही समझना, देखिए इसके क्रम को भी देख लीजिए। नितिन जी तो बनेंगे सोच रहे थे, बाकी सब लोगों को लगा, या अडवाणी जी या किन्हीं को भी लगा रातों रात सब पलट गया। इनको नहीं बनना चाहिए, मान लो नहीं बनना चाहिए, बनने पर रेड होगी, 50 और बातें आएंगी, क्या क्या हम सफाई देते रहेंगे, भैया तुम मत रहो। तो वो कहता नहीं रहे तो कौन बने, आपस में तय कर लो। तो तय करने के लिए 3-4 लोग बैठे भी, फिर उन लोगों ने और लोग जो दिल्ली में नहीं थे उनसे परामर्श किया। सब में समझ में आया कि फलाने नितिन नहीं चाहिए, किसी को फलाने नहीं चाहिए, राजनाथ हो जाए तो चल जाए, किसी को फलाने चाहिए लेकिन वो नहीं हो पा रहे हो तो राजनाथ हो जाए। इस सीरीज में राजनाथ जी का नाम तय हुआ। यानी राजनाथ जी इसलिए अध्यक्ष बने क्योंकि उनके विरोध में ज्यादा लोग नहीं थे, कोई ना कोई, बाकी किसी न किसी में कोई ना कोई पेच फंस रहा था। या यूं कहिए कि सेकंड प्रेफरेंस वोट पर जीत गए। हर जब भी प्रेफरेंस की बात होती थी तो सेकंड प्रेफरेंस राजनाथ होते मोटे तौर पर सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस होता था। तो फिर ऐसे अध्यक्ष से कैसे चुनाव जीतेंगे? अध्यक्ष की अब कार्य प्रणाली तो सामूहिकता की कार्य प्रणाली होगी, तो कार्य विभाजन भी करेंगे, आपस में समन्वय भी रखें। अब ये काम कितना बखूबी पूरे टीम के लोग करते हैं। इसलिए इस बार सफलता का जो मूल कारण अगर होगा सफल, तो टीम वर्क होगा। और टीम वर्क में आवश्यकता है अनामिकता और सांघिकता। इन नियमों का इन टीम के लोग कितना पालन करेंगे, मुझे पूरा भरोसा नहीं है। ये नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में आगे रखकर चुनाव जीत सकती है बीजेपी, ये हर वो शख्स कह रहा है जो कह रहा है कि मैं देश घूम के आया हूं, मुझे ये हर तरफ से रिस्पांस मिल रहा है। आप भी देश बहुत घूमते हैं, आपको भी यही प्रतिक्रिया मिल रही है, आप भी इससे सहमत हैं? मैं इसमें दो विचार अलग अलग रखता हूँ। एक, राजसत्ता पाना स्वयं में लक्ष्य हो ही नहीं सकता, इसलिए चुनाव जीतना या स्वयं में ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता। देश का संचालन, राजसत्ता का संचालन देश का, उसमें भी अंतिम आदमी के हक और हित का, ये मेरे मापदंड होंगे। अगर ये लक्ष्य होगा तो जीतना वो कुछ शर्तों के साथ होगा, और अगर जीतना कुछ शर्तों के साथ होगा तो सत्ता अनिवार्य नहीं रहेगी।
इसलिए मैं उस दिशा में बहुत दिमाग चलाता नहीं हूँ। और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ भैया देश की स्थिति संकट में है, राजनीति संक्रमण की अवस्था में है, जटिल हालात हैं, नाजुक भी हैं। ऐसे समय में अधिक अनुभव के साथ संभल कर चलने वाले ऐसे नेतृवर्ग की टीम ज़रूरी है। और टीम का लीडर स्वाभाविक है कि वो सबसे सीनियर, जिसकी बात तो लोग सुने और माने। इस संदर्भ में मैं कहता हूँ किसी की निंदा आलोचना के तहत नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मैं फिर बताता हूँ, आप मानिए ना मानिए, कोई चाहे ना चाहे, श्रीमती सोनिया गांधी या गांधी परिवार वो कांग्रेस में धुरी है, उनकी राजनीतिक चमक कम हो रही है, मान लो और कम हो गई, तो देश भर में अखिल भारतीय एक पृष्ठभूमि का जो राजनीतिक उपकरण है कमजोर होने से क्या देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा इस पर नहीं होगा। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होने चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि इसलिए विपक्ष में भी इसी तरह की धुरी होनी चाहिए और उसका नेतृत्व एक ऐसे शख्स के हाथ में होना चाहिए जिसकी बात तो कम से कम लोग सुने, और उस मापदंड पर नरेंद्र मोदी नहीं बैठे। मैं ये नहीं कहता हूँ, देखिए वहां कांग्रेस की कार्यशैली बीजेपी चाहकर भी अपना नहीं सकती। बीजेपी की जो कार्य संस्कृति बननी है या बनी थी, वहां वैसी धुरी कोई नहीं बन पाएगा। टीम वर्क ही रहेगा। हर व्यक्ति क्या टीम वर्क के पैमाने पर नरेंद्र मोदी खरे नहीं उतरते? नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा। नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कारण मैं समझता हूँ। देखिए क्षमता होगी, प्रतिभा होगी, मगर पूरे देश को समझना, पूरे देश की राजनीति को समझना और उसके नाजुक तकाज़ों को समझकर डील करना, इसमें उनको बहुत कुछ सीखने, समझने, अनुभव लेने की ज़रूरत है। इसलिए मेरा कहना है कि मेरी बात को किसी की निंदा आलोचना न समझा जाए। एक वरिष्ठ हैं अडवाणी जी, वो प्रधानमंत्री बने, अगर बन पाते हैं तब की बात मैं कह रहा हूँ। हाँ, या मतलब दावेदार उनको पेश किया जाए जो भी। और श्री नरेंद्र जी, अरुण जेटली, सुषमा जी और भी लोग, राजनाथ जी सबसे श्रेष्ठ। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गुजरात में इतना कुछ करके दिखा दिया, अब वो तो अपने आप में प्रमाण है। इसमें दो बातें, एक क्या करके दिखाया, कैसे करके दिखाया, और उसके कारणीभूत फैक्टर्स क्या क्या है। इसको भी अगर आप एनालाइज करेंगे तो बहुत जनरलाइज कर देने से, स्ट्रेट जैकेट अप्रोच से काम नहीं चलेगा। यानी गुजरात पहले कहा था, उसको कहां से कहां लेकर गए ये देखना है। इसको भी तय करना है, इतना ही नहीं। देखिए न्यू इकोनॉमी जिसको लिबरलाइजेशन आप कहिएगा, उसमें कोस्टल बेल्ट हमेशा नेचुरल एडवांटेज में रहेगा। सबसे ज़्यादा मेरीटाइम ट्रेड का अनुभव देश में गुजरात का रहा है, 3000 साल का। ट्रेडिंग एक ट्रेट में है। ऐसी स्थिति में नेचुरल एडवांटेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहाँ अगर बढ़ा है क्योंकि वो कोस्टल लोकेशन है, ये सब इनर लैंड्स हमेशा डिसएडवांटेज में रहेंगे। ये फैक्टर्स आप ले लें तो उस एडवांटेज को उन्होंने भुनाया ज्यादा नहीं। एक उन्होंने उसका उपयोग हुआ, भुनाया नहीं मैं नहीं कहूँगा। उनका मेन अगर फोर्टे मैं मानूं तो वहाँ की स्थिति में एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक ढंग से हाँकना, ये उनकी फितरत है। इसका लाभ हुआ। ये फितरत केंद्र में जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। अब इतना ही केवल होगा तो जरूरी नहीं। जब केंद्र की बात आएगी तो इतनी विविधता है, इतनी जटिलता है, इतने अंतर संघर्ष हैं। जैसे आज ही तमिलनाडु और कर्नाटक का आप देखिएगा, जल का ही विवाद, ऐसे 50 बातें हैं। इन सब के बारे में मेरा सोचना है अनुभव लेने की ज़रूरत है। इन एक्सपीरियंस से टैकलिंग में फास्ट टैकलिंग होगी, एडहॉक टैकलिंग होगी, रॉन्ग जजमेंट्स होंगे, उसका नुकसान होगा। और जो दूसरा सवाल उन पे बार बार पूछा जाता है कि उनकी छवि एक बड़े वर्ग को स्वीकार्य नहीं है, वो क्या अपने आप में रोड़ा है? देखिए वो सब चीज़ें सुधर सकती हैं अगर अपनी ही नीयत बहुत ठीक है। तो कितनी बार हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, समझ जाएंगे लोग। अगर सभी के साथ न्याय और किसी का तुष्टीकरण नहीं, ये व्यवहार में ईमानदारी वो अपनी छवि ठीक करने की कोशिश करते दिख रहे हैं आपको? इसमें क्या होता है देखिए, छवि, सिग्नल्स, मैसेजेस, इमेजेस, इससे केवल नहीं होंगे, उसके लिए एक टाइम फैक्टर भी लगेगा। सो सही जेन्युइन इंटेंशन के साथ
समय रहे तो लोग ठीक ढंग से जज कर पाएंगे, क्योंकि विरोध भी तो माहौल बनेगा ना। तो सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टेस्टिमोनीज बाय वे ऑफ एक्शंस जरूरी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए गोविंदाचार्य जी। गोविंदाचार्य जी ने अपने ही अंदाज में, जिस अंदाज में वो बातों को रखते हैं, साफ साफ बता दिया है कि क्या क्या अभी करना है नरेंद्र मोदी को उस मकाम तक पहुंचने के लिए जो उनका हक बताया जा रहा है। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज।